क्वेश्चन है हमारे सामने, द मोस्ट प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का यह आपके सामने प्यारे बच्चों एग्जाम्पल है। अगर हम आपसे बात करते हैं तो आप देख सकिए ये क्वेश्चन आपका NSEC ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो आपके सामने प्यारे बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपने ऐसे क्वेश्चंस क्लासरूम में कर रखे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आपके सामने जो कंपाउंड बना हुआ है ये कंपाउंड है आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पर आपके सामने ये लगा हुआ है बेटा Cl, और हम इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, दैट इज एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 यहां लुईस एसिड है जो कि प्यारे बच्चों यहां से आपके सामने इस Cl को एक्सेप्ट कर लेगा एज ए Cl- और यहां बना देगा प्यारे बच्चों दैट इज द कार्बोकैटायन। नाउ प्यारे बच्चों यहां पर जो कार्बोकैटायन आपके सामने बना है उसमें अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 ये कार्बोकैटायन आपके सामने बना है। नाउ ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है, इसमें होगा रीअरेंजमेंट बाया 1 2 H माइनस शिफ्ट, और इसके बाद जो आपके सामने 1 2 H माइनस शिफ्ट के बाद जो कार्बोकैटायन बनता है दैट इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपके सामने बन गया प्यारे बच्चों कार्बोकैटायन। नाउ यू नो वेल, बहुत आसान चीज है कि इसके जस्ट बगल वाले कार्बन से यहां पर प्यारे बच्चों आपके सामने क्या है, ये हाइड्रोजन है। मैकेनिज्म आपको पता है, व्हीलैंड इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के द्वारा ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। एंड प्यारे बच्चों यहां से AlCl3 ने जब यहां से Cl- लिया था तो आपके सामने बना दिया था AlCl4- जिसको हम लिख सकते हैं ClAlCl3-। नाउ प्यारे बच्चों यहां से ये जो आपके सामने Cl- है इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, और यहां से प्यारे बच्चों यहां पर ये बॉन्ड आपके सामने बनेगा और एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिंग का फॉर्मेशन कितने मेंबर का रिंग है आप नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन होगा। नाउ जो प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा प्यारे बच्चे आप देख सकते हैं, आप यहां से 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर दीजिए। अगर आप नंबरिंग करके चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे ये आपके सामने 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, और 6 नंबर पर मिथाइल है, ये प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा। तो आंसर आपके सामने हो गया प्यारे बच्चों 3rd। और साथ में आप इधर देखिए प्लस यहां से HCl Cl- H+ HCl अलग हो गया, और यहां पर आपके सामने है AlCl3। AlCl3 लगा था, AlCl3 वापस से हमें मिल गया। तो यहां पर व्हाट इज द रोल ऑफ AlCl3, इट इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। ये यहां पर कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है लुईस एसिड। ठीक है, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था जो आपने किया है। आपका आंसर क्या होगा, 3rd होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए अगर हम अपने NCERT की बात करें तो पेज नंबर देखिए, इस पर आधारित बहुत सारे कंसेप्ट हमारे NCERT में दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं, एंड प्यारे बच्चों उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिए हैं। मैं कहूंगा कि एग्जाम में जाने से पहले इनको एक बार आप रिवाइज जरूर करना। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये क्वेश्चन आपका एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हम क्लीवेज ऑफ ईथर की बात करते हैं, मैंने हमेशा से पूरी कोशिश करी है कि जब भी हम आपके सामने कोई क्वेश्चन डिस्कशन के लिए लेकर आते हैं तो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत थ्योरी और आसपास से मॉडिफाइड कितने अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में भी मैं आपसे बातें कर सकूं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं तो NSR इन ईथर दैट इज क्लीवेज ऑफ ईथर विथ कंसंट्रेटेड HI, जिसे अपन बोलते हैं जीसल मेथड। एंड प्यारे बच्चों अगर ईथर की बात करते हैं तो आफ्टर प्रोटोनेशन प्यारे बच्चों यहां देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसका होगा प्रोटोनेशन हो जाएगा, और प्रोटोनेशन के बाद आपके सामने यहां बन जाता है प्रोटोनेटेड ईथर जिसे बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन।
प्यारे बच्चों, उसके बाद से ये बॉन्ड चाहे इधर से टूटे चाहे इधर से टूटे, दोनों तरफ से टूटने की संभावना हो सकती है। तो हमें क्या देखना है, अगर आफ्टर प्रोटोनेशन, प्यारे बच्चों इधर देखो, मैंने यहां पे कर दिया ये प्रोटोनेशन, इसका हो प्रोटोनेट HI से H+ था, उसने इसको कर दिया प्रोटोनेट। अब प्रोटोनेट करने के बाद आपको लेफ्ट में भी देखना है, राइट में भी देखना है, मतलब इस कार्बन को भी देखना है और इस कार्बन को भी देखना है। अगर दोनों तरफ में से कोई भी कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद 3 डिग्री या मोर देन 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है तो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाना है, अदरवाइज SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाना है। इसी चीज को मैंने आपके सामने लिखा है, कैसे, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, कि 3 डिग्री और मोर देन 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकैटायन बने तो आपको मैकेनिज्म लेकर चलना है प्यारे बच्चों SN1, अदरवाइज आपके सामने मैकेनिज्म होगी, वो होगी प्यारे बच्चों SN2। अगर SN1 मैकेनिज्म है तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ तो जो न्यूक्लियोफाइल है प्यारे बच्चों, अगर हमने HI लिया है तो I- आएगा, अगर हमने HBr लिया है तो Br- आएगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक एट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, यानी अगर SN1 है तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पर अटैच करेगा। लेकिन अगर आपके सामने मान लीजिए कि 3 डिग्री या मोर देन 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनता है तो मैकेनिज्म होगा SN2, और बिना अटैक के खटैक नहीं हो सकेगा, बिकॉज यहां ट्रांजिशन स्टेट बनता है, अटैक खटैक टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो प्यारे बच्चों पहले अटैक होगा देन बॉन्ड टूटेगा, तो उसके लिए अटैक कहां होगा, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो दोनों तरफ, ईथर के दोनों तरफ कार्बन को देखना है अटैक एट लेस स्टेरिक हिंड्रेंस साइड, जिधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां पर अटैक होगा। तो ये मैंने इन शॉर्ट्स में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं प्यारे बच्चों इसको प्रोटोनेटेड फॉर्म में ऑक्सोनियम आयन नहीं बना रहा हूं, मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। इधर देखो, ये आपके सामने 1 डिग्री का कार्बन है, और इधर ये आपके सामने प्यारे बच्चों इन दोनों कार्बन को देखो, ये कितने डिग्री का है, ये 3 डिग्री का कार्बन है। तो अगर 3 डिग्री या उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है तो SN1 के थ्रू जाएंगे, और SN1 के थ्रू जाएंगे तो कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन बनने के लिए इस बॉन्ड को ऐसे यहां से तोड़ना पड़ेगा, तो मैंने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया। प्यारे बच्चों यहां कार्बोकैटायन बन गया, और ये देखो पहले क्या हो चुका था, प्रोटोनेटेड था, तो यहां पर H आएगा। तुम तो बस इतना याद रखो, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन अगर बनता है तो जिधर कैटायन स्टेबल बनता है उधर I- जाएगा, उधर I- जाएगा, I चला गया, और दूसरी तरफ जाएगा H, दूसरी तरफ जाएगा H, तो ये प्रोडक्ट आपके सामने बन गया। यहां की मैकेनिज्म आपके सामने चलेगी प्यारे बच्चों SN1। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, इस अकेले एग्जाम्पल से बहुत सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज होने वाले हैं। अब यहां देखो, इधर की बात करें तो यहां जो ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो जिस बेंजीन के कार्बन sp2 कार्बन से जुड़ा है प्यारे बच्चों, यह बॉन्ड आप आसानी से ब्रेक नहीं हो सकता, ना ही SN1 के थ्रू ना ही SN2 के थ्रू। इस बॉन्ड को आप नहीं तोड़ सकते, यही बॉन्ड टूट सकता है। और ये कितने डिग्री का कार्बन है, ये 1 डिग्री का कार्बन है। मैकेनिज्म कौन चलेगी, SN2 चलेगी। SN2 चलेगी तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड पर प्यारे बच्चों, वो अटैक इधर करेगा। तो प्यारे बच्चों इधर आएगा आपके सामने I, और इधर जाएगा आपके सामने H, और मैकेनिज्म आपके सामने बन गया यहां पर SN2। इस बॉन्ड को आप तोड़ नहीं सकते। चलो प्यारे बच्चों, अब जो आपके सामने फाइनल तस्वीर अभी इसके बाद बन रही है उसको बनाने का प्रयास है। प्यारे बच्चों ध्यान से देख सकते हैं, गलती हो सकती है इस क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। एंड आपके सामने यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपके सामने हो गया यहां पर OH प्लस, यहां पे आपके सामने बन गया प्यारे बच्चों ये I वाला पोर्शन अलग हो गया। यहां पर प्यारे बच्चों ये आपके सामने OH और प्लस यहां आपके सामने प्यारे बच्चों CH3I अलग हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसको देखते ही बच्चे ने हो सकता है कि जो आंसर टिक कर दिया हो वो आंसर 3rd टिक कर दिया हो, लेकिन उसने क्या ले रखा है, एक्सेस ऑफ HI ले रखा है। एक्सेस ऑफ HI ले रखा है तो यानी रिएक्शन को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी इस रिएक्शन की वापस से HI के साथ रिएक्शन कराना है। ध्यान सुनना, अब यहां पर अगर बात कर रहे हैं, यानी यहां से एक तो आपके सामने ये प्रोडक्ट बन गया, एक आपके सामने ये प्रोडक्ट बन गया। अब इस पर रिएक्शन कराने जा रहा है प्यारे बच्चों। तो अब ध्यान सुनना, दूसरी गलती हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि इस ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ ये ऑक्सीजन प्यारे बच्चों ना SN1 के थ्रू टूटेगा ना SN2 के थ्रू टूटेगा।
हम इसको नहीं तोड़ सकते। लेकिन प्यारे बच्चों ये कार्बन 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, ये SN2 मैकेनिज्म से, या क्या होगा, OH इज रिप्लेस्ड बाई I। नाउ आपके सामने जो प्रश्न का आंसर आ रहा है आप देख सकते हैं, यहां पर है OH और यहां पर आपके सामने हो जाएगा I। ये आपके सामने बन गया फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। प्यारे बच्चों ये आपके सामने हो रहा है। तो एक ये सेगमेंट, एक ये सेगमेंट, एक सेगमेंट, आपके सामने आंसर बनेगा। तो अगर आप आंसर देखते हो तो आपका आंसर हो जाएगा 4। तो गलती आपकी हो सकती है कि आप थर्ड पे जा सकते हो, गलती आपके सामने हो सकती है आप सेकंड पे जा सकते हो। आपने ध्यान नहीं दिया कि क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एग्जाम के पहले ऐसे क्वेश्चंस को ला रहे हैं ताकि क्लीवेज ऑफ ईथर का मैक्सिमम चीजें, यहाँ SN1 भी देख लिया, यहाँ SN2 भी देख लिया, यहाँ कौन SN1 SN2 दोनों नहीं दे रहा है, जो कौन सा सेगमेंट, ये भी देख लिया। ये अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन है रिविजन के लिए। चलिए साहब, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस से है। असर्शन कह रहा है कि जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो एंड एजो ग्रुप एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, एग्जांपल पायरिडीन। कि इनमें क्या है भैया, जेल्डाल मेथड एप्लीकेबल नहीं है। रीजन क्या लिख रहा है कि नाइट्रोजन ऑफ दीज कंपाउंड डज नॉट चेंज टू अमोनियम सल्फेट अंडर कंडीशन स्पेसिफाइड फॉर जेल्डाल मेथड। चलो प्यारा क्वेश्चन है, फ्रेम्ड किया हुआ क्वेश्चन है। अगर जेल्डाल मेथड की हम आपसे बात करते हैं, देखिए मास्टर की मेहनत है, कोशिश की गई है कि चीजें आपकी रिवाइज हो। अगर आप यहां बैठे हुए हैं तो आप इसके थ्रू कुछ चीजें और भी सीखें। हम कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं, हीट करते हैं, तो पहले अमोनियम सल्फेट बनता है। प्यारे बच्चों अमोनियम सल्फेट का बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर अमोनियम सल्फेट नहीं बनेगा तो वो जेल्डाल मेथड के थ्रू नहीं जाएगा। नाउ अमोनियम सल्फेट का ट्रीटमेंट जब हम एक्सेस ऑफ NaOH के साथ कराते हैं, हीट के साथ, तो प्यारे बच्चों अमोनिया बनता है, एक बेस का फॉर्मेशन होता है। इससे जेल्डाल मेथड में हम अमोनिया जो बना है उसी को हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एस्टिमेट करते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। अमोनिया एक बेस है, कितना अमोनिया बना उसको फाइंड आउट करने के लिए एसिड को बुलाना पड़ेगा। तो यहां पर ले लिया हमने कंसंट्रेटेड H2SO4, एक्सेस में ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4। अब जितने मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया यहां बना है उतने ही मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड खर्च होगा फॉर न्यूट्रलाइजेशन। बट आई डोंट नो कितना अमोनिया बना है, सो हमने एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया एंड प्यारे बच्चों इसका टाइट्रेशन किया। एंड पॉइंट जब आता है हम रुक गए। मान लो जितना अमोनिया है मिली इक्विवेलेंट उतना ही हमने H2SO4 लिया तो सब खर्च हो गया, यहां कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर एक्सेस में लिया है तो जितने मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया है उतने मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड खर्च होंगे, बाकी रिमेनिंग बच गया। कितना रिमेनिंग बच गया इसको जानने के लिए हमें बैक टाइट्रेशन करना पड़ता है, कंसंट्रेटेड NaOH लेना पड़ता है और फिर इसका अगेन टाइट्रेशन करना होता है। जितना मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बचा होगा उतने मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH यहां पर खर्च होगा। एंड आफ्टर दैट हम इस फार्मूले से जो कि डिराइव किया जाता है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू यूज्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, कितना यूज हुआ, जितना आपने एक्सेस में लिया माइनस जितना बच गया उतना आपका ये यूज हो गया, यूज्ड मिली इक्विवेलेंट एसिड। लेकिन कितना बच गया उसको फाइंड आउट किया हमने NaOH से, तो ये N2B2 है, हम इसको भी N2A2 बोल सकते हैं बिकॉज इक्वल मिली इक्विवेलेंट यहां पे खर्च हुए हैं। तो प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं यूज्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इनटू 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मैं थोड़ा सा ज्यादा बता दिया आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां से आप N1B1 ले लोगे, यहां से आप N2B2 ले लोगे। अगर N2B2 नहीं दे रखा है, NaOH के बारे में नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब जितना H2SO4 यूज किया गया था वो सारा का सारा खर्च हो गया, यहां कुछ नहीं बचा। इस क्वेश्चन से आप डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन को इसके सॉल्व कर सकते हो। तो यानी अमोनियम सल्फेट का बनना जरूरी है। तो बात अगर आपसे कहें कि जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो कंपाउंड, एजो कंपाउंड, एजो पे जोड़ दिया ऑक्सीजन तो हो गया एजॉक्सी कंपाउंड, पायरिडीन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, यानी नाइट्रो एजो ग्रुप एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, pyridine, quinoline, isoquinoline, as nitrogen of these compound does not change to ammonium sulfate under these condition। तो अगर अब आप देखोगे तो बोल रहा है both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। प्यारा क्वेश्चन है,
थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है, थोड़ा समय ले रहा हूं। क्वेश्चन तो मैं यहीं पर टिक करके आगे बढ़ सकता था। 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो प्यारे बच्चों, लेकिन समझाने का प्रयास इसलिए है ताकि चीजें आप सीखें और रिवीजन हो। आपको आता है रिवीजन, थोड़ा फास्ट रिवीजन हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमॉलिक्यूल से। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है बायोमॉलिक्यूल से। द नंबर ऑफ करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग इज आर फ्रेम्ड क्वेश्चन है फ्रॉम दिस पेज नंबर एनसीईआरटी, चाहे वो ओल्ड एनसीईआरटी हो चाहे वो न्यू एनसीईआरटी हो, पूरी कोशिश करी गई है आपके सामने लाने की। विटामिन B1, गलती हो सकती एग्जाम में। क्या विटामिन B1 थायमीन होता है? ना 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 ना, ये गलत है प्यारे बच्चों। ये विटामिन B1 नहीं है। ये तो आपने जो नाइट्रोजनस बेस पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है एजी कट, एडेनिन एंड गुआनिन, जिसमें आपके सामने प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस होता है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन। ये वाला थायमीन है जिसमें आपके सामने पायरिमिडीन बेस नाइट्रोजनस बेस होता है। ये नाइट्रोजनस बेस है। दिस इज नॉट विटामिन B1। विटामिन B1 क्या है प्यारे बच्चों? वो होना चाहिए था आपके सामने थियामीन। ये आपके सामने होता है प्यारे बच्चों थियामीन। स्पेलिंग ध्यान से देखना। जिससे कौन सी डिफिशियंसी डिजीज होती है प्यारे बच्चों? बेरी बेरी होती है। मैं चाहूंगा आप सारे विटामिन को वापस से रिवाइज करिए। विटामिन B1 थियामीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 या विटामिन H जिसे बोलते हैं बायोटीन, प्यारे बच्चों विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। ये सारी के सारे विटामिन को आपको ध्यान से देखना है। और दूसरी बात, विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कैन नॉट स्टोर्ड इन बॉडी एक्सेप्ट विटामिन B12। विटामिन B12 हमारी बॉडी में स्टोर किया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। यस, लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है प्यारे बच्चों। ये आपके सामने सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज है रिड्यूसिंग। चलो वैसे तो आपको पता है कि अगर मैं बोलूं तो ऐसे याद रखना, माला रिड्यूसिंग है, माला रिड्यूसिंग है। मा का मतलब हो गया माल्टोज, माल्टोज। ला का मतलब हो गया लैक्टोज। ये आपके सामने रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर। और सुक्रोज जो होता है वो आपके सामने नॉन रिड्यूसिंग है। तो ये तो चीजें आपको याद है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर बनाकर दे दे, कोई भी कार्बोहाइड्रेट बनाकर दे दे, तो आप कैसे पहचानोगे? तो हमें करना क्या होता है, ऐसे कार्बन को ढूंढना होता है जो कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हो। अगर मैं आपसे बात करूं तो प्यारे बच्चों, ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन, वो कार्बन जो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसे एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। पहले इसमें आता है लैक्टोज में। ये वाला कार्बन आपके सामने प्यारे बच्चों 2 ऑक्सीजन से जुड़ा, इसे बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। और अगर एनोमेरिक कार्बन पर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो इससे पता चल जाता है प्यारे बच्चों कि ये आपके सामने दिस इज द रिड्यूसिंग शुगर। ये आपके सामने बता दिया कि ये आपके सामने है, इसके कारण है आपके सामने ये रिड्यूसिंग शुगर। अगर हम माल्टोज की बात करते हैं, माल्टोज अभी देखिए, ये कार्बन आपके सामने 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है जिसे बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, जिस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। दिस इज कॉल्ड एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इसी के कारण दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रिड्यूसिंग शुगर। ये भी आपके सामने रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं सुक्रोज को, तो सुक्रोज के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये आपके सामने C1 जो होता है ये एनोमेरिक कार्बन होता है जिसपे एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जो कि यूनिट किससे आई है? ग्लूकोज से आई है। और फ्रक्टोज का जो है C2 जो होता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है जिसपे एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। लेकिन दोनों में क्या प्यारे बच्चों, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाता है। यहां ना तो इसका और ना तो इसका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचता है। इसलिए प्यारे बच्चों ये कैसा हो गया आपके सामने? दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। साथ में आपको इनका लिंकेज भी याद होना चाहिए। ये सारा का सारा आपके सामने इसलिए लेके आया हूं ताकि एक बार आपका इसका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। चलिए साहब प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अगर आपसे बात करते हैं तो यानी ये जो बात आपके सामने आई है कि लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, एकदम सही है। ये स्टेटमेंट गलत था।
ग्लाइसिल एलेनिन इज ए डाइपेप्टाइड। ग्लाइसिल एलेनिन, ग्लाइसिन और एलेनिन से बनने वाला डाइपेप्टाइड कहलाता है ग्लाइसिल एलेनिन। जैसे ये आपके सामने ग्लाइसिन है, प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, ये आपके सामने है, दिस इज द ग्लाइसिन, और ये आपके सामने है एलेनिन। एलेनिन अगर R इक्वल टू मिथाइल होता है तो उसे बोलते हैं एलेनिन। और प्यारे बच्चों यहां कंडेंसेशन रिएक्शन से, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, यहां से OH और यहां से H निकलेगा, पानी निकल के बन जाता है आपके सामने एक एमाइड लिंकेज। इस एमाइड लिंकेज को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और अगर दो अमाइनो एसिड यूज होते हैं तो उससे जो पेप्टाइड डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। ध्यान सुनना, इफ n अमाइनो एसिड, n अमाइनो एसिड तो उससे अपन बोलते हैं n पेप्टाइड, n पेप्टाइड। एंड प्यारे बच्चों उसमें होता है n-1 पेप्टाइड लिंकेज, n-1 पेप्टाइड लिंकेज। यानी कहने का मतलब है कि दो अमाइनो एसिड से बनने वाला पेप्टाइड कहलाता है डाइपेप्टाइड। दिस इज कॉल्ड एज ए डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड। और इसमें पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे? 1 CONH, जो कि एक एमाइड लिंकेज है। नाम कैसे लिखा जाता है? N टर्मिनल टू C टर्मिनल। यहां क्या नाम है? ग्लाइसिन, ये है एलेनिन। तो ग्लाइसिन से क्या करते हैं प्यारे बच्चों? हमने पहले लिख दिया ग्लाइसिन, नाम लिखना सीखिए। मैंने लिख दिया ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का हम लोग INE हटा देते हैं, INE हटा देते हैं और इसकी जगह यूज कर लेते हैं YL, और आगे लिख देते हैं प्यारे बच्चों दैट इज एलेनिन। पूरा नाम लिख देते हैं आगे वाले का, तो इससे नाम आपके सामने हो गया ग्लाइसिल, ग्लाइसिल एलेनिन। इस डाइपेप्टाइड का नाम हो गया प्यारे बच्चों ग्लाइसिल एलेनिन। मान लो बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं, तो क्या करना है आपको? लास्ट वाले का पूरा नाम लिखना है, लास्ट वाले का पूरा नाम लिखना, जैसे एलेनिन आया, बाकी सब में से INE हटा के YL लगा देना है। तो ये आपके सामने हो गया ग्लाइसिल एलेनिन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ग्लाई एला बोलते हैं। और अमाइनो एसिड का वन वर्ड नेम भी आपके दे रखा है, तो ग्लाई को बोलते हैं G, एला को बोलते हैं A, तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग GA भी बोलते हैं। मैं आपके सामने एक डाइपेप्टाइड लेके आया हूं, क्या आप इसका नाम बता सकते हो? ये पोर्शन कहां से आया होगा? अगर आपके सामने डाइपेप्टाइड बना दे तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अमाइनो एसिड है? आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ देना है, इधर OH देखना और इधर H देखना। अब ये आपको कैसा नजर आ रहा है? एलेनिन। ये कहां से आया है प्यारे बच्चों? ये आया है एलेनिन से, और ये आया है ग्लाइसिन से। नाम लिखो प्यारे बच्चों, मुझसे पहले नाम लिखो, और अगर आप देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले लिखो। क्या लिखोगे बेटा? एलेनिन से INE हटा दोगे, चूंकि ये पहला है, ये N टर्मिनल, ये C टर्मिनल। नाम हम लिखते हैं N टर्मिनल टू C टर्मिनल। तो INE हटा दिया तो आपके सामने क्या हो गया? एलन। INE हट गया, और आगे इसमें क्या लगा दोगे? YL, एलेनिल, और नाम हो जाएगा इसके आगे पूरा नाम लिख देना, ये ग्लाइसिन। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखोगे तो दिस इज कॉल्ड एज ए एलाग्लाई, और वन वर्ड में लिखोगे तो ये कहलाएगा AG। प्यारे बच्चों GA अलग बात, AG अलग बात, ये दोनों अलग अलग हैं। दिस इज अ डिफरेंट डाइपेप्टाइड, दिस इज अ डिफरेंट डाइपेप्टाइड, ये डिफरेंट डाइपेप्टाइड है। यानी ग्लाइएला अलग है, एला ग्लाई अलग है, यानी ग्लाइसिल एलेनिन अलग है, एलेनिल ग्लाइसिन अलग है, GA अलग है, AG अलग है। किसी भी तरीके से आपको दे सकता है। तो आपने देखा यहां पर दैट इज ग्लाइसिल एलेनिन एक डाइपेप्टाइड है, एकदम सही है। मायोसिन, मायोसिन की बात करें तो आपने टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा है, वहां पे अगर हम आप बात करें तो बात करते हैं, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। याद करने का तरीका क्या है? MK फाइब्रस है, MK फाइब्रस है, MK फाइब्रस है। M का मतलब हो गया मायोसिन, और K का मतलब हो गया प्यारे बच्चों किरेटिन, किरेटिन। MK गांधी जी कितने फाइब्रस थे, कितने तटस्थ थे, जिन्होंने देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, MK फाइब्रस। और उसी तरह से हम आपको याद करवाते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। मतलब अगर मैं बात करूं तो IG की बात करते हैं, ध्यान सुनना, IgA
ऐसे याद कर सकते हो, या फिर याद कर सकते हो IAG, IAG, IAG। जी का मतलब हो गया ग्लोबुलर, इसका मतलब हो गया ग्लोबुलर। आई का मतलब हो गया इंसुलिन, और ए का मतलब हो गया एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। इस तरीके से चीजें आपकी एक तरह से रिवाइज भी हो गई। तो मायोसिन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन है, एकदम सही है। द नंबर ऑफ करेक्ट मैच कितने हो गए? 3। और आपने कहीं ना गलती से इस 3 को तो नहीं क्लिक कर दिया, बताना अगर गलती हुई हो। बेटा 3 आंसर जो है वो 4th ऑप्शन में लिखा हुआ है, वो 4th ऑप्शन में लिखा हुआ है। हमने हमेशा कोशिश करी है कि आपसे ये चीजें भी मैं टेस्ट के दौरान आपको सिखा सकूं। तो ये बहुत सारी चीजें आपने देखा, 4 पॉइंट है, लेकिन मैंने इसको डिटेल में आपके सामने डिस्कस किया है और चीजें आपको सीखने को मिली हैं। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें हमने आपको रिवाइज करा दी है। चलिए साहब, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एनसीईआरटी देख सकते हैं, कराया था, कॉपी में भी कराया गया था, और जेईई मेंस 2025 में भी आया है। जब जेईई मेंस 2025 में आया था तो उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिख कर आया था, प्रैक्टिकल पर्पज को ध्यान में रखते हुए कि प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है तो क्या चीजें हैं, लेकिन उसको हमने सिंबॉलिक तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। ए की रिएक्शन O3 जिंक H2O, मतलब ये आपके सामने है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, बनता है B NaOH हीट, ओजोनोलाइसिस से कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है NaOH हीट, और ये प्रोडक्ट बनता है, यानी एल्डोल कंडेंसेशन के बाद ये प्रोडक्ट बनता है। तो उसने कहा ये जो प्रोडक्ट बना है आपको बताना है कि ए क्या है। तो चलिए हम लोग रिवर्स चलते हैं। हमने रिवर्स भी सीखा है क्लास में कि जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड होता है। कार्बोनाइल के जस्ट बगल वाला कार्बन ये अल्फा है और ये आपके सामने बीटा है। दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। हमें डायरेक्ट ये देखना है कि किससे बना होगा, किस कार्बोनाइल कंपाउंड से बना होगा। चूंकि वाटर निकलने के बाद ये बनता है तो अपन वापस से वाटर इसमें डाल देते हैं और हमने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया। जिधर ऑक्सीजन, जिस पार्ट में ऑक्सीजन है वहां हमने H2 जोड़ा, जिस तरफ ऑक्सीजन नहीं है उधर हमने ऑक्सीजन जोड़ा। ये आपके सामने बनेगा, ये बन गया आपके सामने बी, डायरेक्ट हमने बी बना दिया। किसका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है? बी का, और बी आपके सामने डायरेक्ट बन गया। चलिए इसको बना लेते हैं आपके सामने। अगर आप नंबरिंग करते हो तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये आपके सामने 5, ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो हमने आपके सामने बनाया प्यारे बच्चों CH डबल बॉन्ड O, आपके सामने CH2, 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 1 2 3 4 5 तक यहां हो गया। नाउ C डबल बॉन्ड O और यहां पे हो गया आपके सामने CH3। ये इसका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। मतलब हमने जब ये रिएक्शन कराई होगी NaOH और हीट दी होगी तो ये प्रोडक्ट बना होगा। लेकिन अब ये किसका बना? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ ए है। तो उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं? तरीका आपको बताया है ओजोनोलाइसिस का। डबल बॉन्ड को तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे, तो उसका ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट बन जाता है। वापस से बैक बनाना है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटा दे, डबल बॉन्ड को वापस से जोड़ दे। तो हमने क्या किया, यहां से ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हटा दिया और डबल बॉन्ड को वापस से जोड़ दिया। तो अब आप इसकी नंबरिंग वापस से करो ताकि आपको पता रहे रिंग कितने की बन रही है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 1 और 6 के बीच में क्या है, ये आपके 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी। तो हमने प्यारे बच्चों आपके सामने ये 6 कार्बन की रिंग बना दी। नंबरिंग चाहे जैसे कर लो आप, चाहे 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी कार्बन से स्टार्ट कर सकते हो, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। माना मैंने 1 नंबर इसको दे दिया और 6 नंबर इसको दे दिया, क्योंकि मुझे पता है 1 और 6 के बीच में क्या बनेगा, दैट इज ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हमने प्यारे बच्चों ये आपके सामने मल्टीपल बॉन्ड बनाया। ये 1 और 6 के बीच में किसी को, चाहे इसको 1 बोलो, इसको 6 बोलो, और चाहे इसको 1 बोलो, इसको 6 बोलो, मर्जी आपकी, बस नंबर पूरा कर देना, उसके हिसाब से आप आंसर बना लेना। माना मैंने आपके सामने इसको नंबर दे दिया 1, इसको नंबर दे दिया 6, नंबर पूरा कर दो 2 3 4 5, और 6 नंबर पर आपके सामने क्या लगा है, दैट इज CH3। और आप देख सकते हैं आपका आंसर कौन सा मैच करने जा रहा है, बता सकते हैं कौन सा मैच करने जा रहा है। आपका आंसर मैच कर गया है, दैट इज द सेकंड। तो देखा जाए क्वेश्चन कितना आसान है, कितना आसान है। यानी इसमें हमने लिया था O3
जिंक H2O, तो आपके सामने ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, और इस तरीके से प्रोडक्ट बना है। तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे वापस से पीछे भी आ सकते हैं। क्वेश्चन हो सकता है कल पूछ ले कि बताओ ये कंपाउंड लिया, इसका रिडक्टिव ओजोन लाइसिस किया तो ये बनता है, उसमें फिर एल्डिहाइड कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाया तो ये बनेगा, या फिर प्रोडक्ट बनाकर उसने आपसे पूछ लिया कि बताओ कि ये कंपाउंड क्या है, तो ये आपके सामने बन गया, ये है A, ये है आपके सामने B, और ये आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट। तो आंसर आपने हो गया 2। तो इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है। आप पहले से क्वेश्चन किए रहोगे तो करना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा।